नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडीज़ में। भारतीय प्राचीन इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर के बाद देखिए मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को अच्छे से कवर कर लिया था। तो इन्हीं के शासनकाल में देखिए कुछ भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं जिन्हें हम मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम इन्हीं को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स हम। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और कोई योग्य शासक न होने की वजह से भारत पर लगातार विदेशी आक्रमणकारी हमला कर रहे थे। तो मौर्योत्तर काल में देखिए भारत पर 4 विदेशी आक्रमण होंगे जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक, जिन्हें हम इंडो यूनानी या हिंदी यूनानी कहते हैं। दूसरा है शक वंश, तीसरा है पहलव वंश और चौथा है कुषाण वंश, जिसे हम अल्फ़ाबेट से भी समझ सकते हैं। पहला आई से इंडो, एस से शक, पी से पहलव और के से कुषाण वंश। तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी वंशों को हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो ग्रीक या फिर हिंदी यूनानी की। ठीक है, इस वंश के बारे में। तो मौर्योत्तर काल में यूनानी देखिए बैक्टीरिया से आए थे। तो ये बैक्टीरिया कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो ये हिंद कुश पर्वत वर्तमान क्षेत्र अफगानिस्तान का पश्चिमी भाग में स्थित है, वहाँ से देखिए भारत में आए थे। ठीक है, अगर इस काल में देखते हैं फ्रेंड्स तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहला देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला युवन शासक था उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम, जिसने 190 ईसा पूर्व में देखिए भारत पर आक्रमण किया था। इसी के साथ देखेंगे तो बैक्टीरिया में कुछ विद्रोह हो गया था जिसके कारण ये नए क्षेत्र की तलाश में यहाँ पर एक और शासक जो भारत में आक्रमण करेगा उसका नाम है यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, इसने भी भारत पर आक्रमण किया और भारत में देखिए यहाँ पर 2 यवन वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। तो पहले आप देखते हैं डेमेट्रियस वंश, दूसरा है यूक्रेटाइड वंश। ठीक है, तो डेमेट्रियस वंश की राजधानी शाकाल यानी सियालकोट थी और इसकी राजधानी यहाँ पर तक्षशिला थी। इन दोनों को हम और डिटेल से जान लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए तो डेमेट्रियस वंश की, तो इसकी राजधानी शाकाल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी या महान शासक मिनांडर था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद कहा गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसने ही देखिए शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर देखिए आक्रमण किया, परंतु यह पराजित रहा यानी कि हार गया था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मेनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ देखिए वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा का देखिए उल्लेख होता है। किसमें होता है? तो मिलिंद पन्हों में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब हम पढ़ चलते हैं नेक्स्ट यूनानी शासक के ऊपर। तो देखते हैं यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियाल कृष था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसने देखिए शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम हेलिओडोरस था, जिसने देखिए विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई, जिससे यह पता चलता है कि ये देखिए भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। किसने किया था? तो हेलिओडोरस ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो देंगे। ठीक है, एक तो आपने देखा कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म बनाया जो कि यूनानी था, और यहाँ हेलिओडोरस ने भी देखिए यहाँ भागवत अपनाया जो भी यूनानी था। दोनों देखिए भारत में अपने धर्म को अपनाते, भारतीय धर्म को, जैसे कि बौद्ध और यहाँ पर भागवत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है यूनानियों का प्रभाव। तो डियर फ्रेंड्स, तो पहला देखते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीय ने यूनानी से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्र को देख करके भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। सिक्के बनाने की कला भी भारतीयों ने यूनानी से ही सीखी। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए थे, जिन पर एक ओर राजा तथा दूसरी ओर किसी अन्य देवता के चिन्ह देखिए अंकित होते थे। तीसरे पॉइंट में देखें तो यूनानियों पर भी भारत का कुछ असर पड़ा, जैसा कि यूनानी राजाओं पर देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक लोगों ने भागवत धर्म अपनाया जिसमें हेरोडोटस था, दूसरा है मिनांडर जिसने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए यूनानियों पर भी भारत का असर हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है शक आक्रमण, यस से। ठीक है डिफेंस, तो यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने देखिए भारत पर आक्रमण किया। शक राजाओं को देखिए क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। शकों की कुल देखिए यहाँ पर 5 शाखाएं थी।
हर एक शाखा की अपनी राजधानी थी। इस प्रकार अफगानिस्तान और भारत में कुल 5 शाखाएं थी। ठीक है, शाखा अर्थात क्या है, जैसे बैंकों की शाखा होती है। ठीक है, तो पहली शाखा कांधार, दूसरी तक्षशिला, तीसरी मथुरा, चौथी उज्जैन और पांचवी नासिक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इनमें से देखिए 4 बहुत महत्वपूर्ण है जिनसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। कांधार से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, तो ये आपसे याद जरूर रखिएगा, कांधार इसमें था, परंतु 4 बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे। तो डिफेंस बात करें तक्षशिला शाखा की, तो इस शाखा के शासक एजली सेज ने देखिए सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी के चित्र देखिए अंकित करवाए थे। नेक्स्ट है मथुरा शाखा, तो 58 ईसा पूर्व में देखिए उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण की। इसी के उपलक्ष्य में देखिए 58 ईसा पूर्व में देखिए यहाँ पर नया एक पंचांग शुरू होगा जिसका नाम होगा विक्रम संवत पंचांग। ठीक है, कैलेंडर का प्रकार है। तीसरी शाखा की बात करें डिफेंस, तो नासिक शाखा की। ठीक है, इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नाहपान था। नाहपान 7 वाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीन लिया था, किंतु कुछ समय बाद देखिए 7 वाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो अब अगली शाखा की बात करें डियर फ्रेंड्स हम, तो आता है यहाँ पर उज्जैन शाखा। इस शाखा का सबसे प्रतापी शासक देखिए उज्जैन का रुद्रदामन था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शासक था अपने समय के लिए। तो रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में है। यह प्रथम अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा जो अभिलेख मिले हुए हैं डियर फ्रेंड्स वह पाली भाषा में है या तो ब्रह्मलिपि में, परंतु ये किस में मिला है, तो संस्कृत में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जिसका पुनः निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। ठीक है, किससे पता चलता है, तो यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख से पता हमें चलता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त तृतीय ने पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। किसे हरा करके, तो रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। किसने हराया था, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ठीक है, तृतीय और द्वितीय में हरा करके विक्रमादित्य की यहाँ पर उपाधि धारण की थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ चलते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पहलव वंश की। तो पहलव वंश को देख लेते जरा सा हम एक लाइन में। तो पहलव भी मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक मैथ्रीडेट्स था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक गोल्डो फर्निज हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गोल्डो फर्निज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके शासनकाल की जानकारी हमें देखिए तख्त ए बाही अभिलेख पेशावर जिले वर्तमान पाकिस्तान से में प्राप्त होती है। इसी के शासनकाल में देखिए ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस देखिए भारत आया, और यह भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक भी देखिए यहाँ पर था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, अब डिफेंस अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। देखिए कुषाण वंश जो वंश है, इसने देखिए भले विदेशी था, परंतु बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न बनते हैं, जिसे हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुषाण वंश की। तो कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। ठीक है, यह लगभग 165 ईसा पूर्व में देखिए पश्चिम चीन से खदेड़े जाने के बाद उनकी एक शाखा अफगानिस्तान यानी बैक्टीरिया चली गई थी, जबकि दूसरी शाखा देखिए तिब्बत चली गई थी। यही दूसरी शाखा थी जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कैडफिसस था। याद रखिएगा, कौन था, कुजूल कैडफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी या महान शासक बिम कैडफिसस था। याद रखिएगा, इसे ही देखिए कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक देखिए माना जाता है, क्योंकि इसने ही गांधार, पंजाब, मथुरा क्षेत्र पर देखिए आक्रमण करके इसके भाग को जीत लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। ये शासक देखिए शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, इसने ही तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव तथा दूसरी तरफ नंदी एवं त्रिशूल और महेश्वर शब्द को देखिए अंकित भी यहाँ पर करवाया था। ठीक है, क्या क्या करवाया था, तो एक तरफ यहाँ पर देखिए शिव थी, दूसरी तरफ नंदी और त्रिशूल, तथा दूसरी तरफ में देखिए महेश्वर शब्द भी अंकित करवाया था। किसने करवाया था, तो कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स
कुषाण वंश में नेक्स्ट शासक आता है कनिष्क, जिससे प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर बनते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो कनिष्क सर्वाधिक सुप्रसिद्ध कुषाण शासक था। ठीक है, कनिष्क का 78 ईसा पूर्व में देखिए राज्याभिषेक हुआ। इसी के उपलक्ष्य में कनिष्क ने देखिए यहाँ पर शक संवत चलाया था। ठीक है, पहले हमने देखा विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या चला जा रहा है, शक संवत चला जाता है। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जो कि वर्तमान देखिए पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय में, देखिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासन में, तो देखिए कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में यह पूछा भी जा चुका है, तो बहुत बारीकी से आप नोट डाउन करते चलिए गए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी के शासनकाल के दौरान देखिएगा जो बौद्ध धर्म है वह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे दो शाखा है बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का भी जन्म होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा मैं सभी फैक्ट को इसमें शामिल करते हुए चला हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कनिष्क के देखिए बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है उसका यह अनुयायी था। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के देखिए यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय हिंदू कुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था, जिससे यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए थे। किस वंश के लोगों ने, तो कुषाण वंश में चलाए गए थे और कनिष्क ने भी चलाए थे, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ चलते हैं, हम बात करते हैं कनिष्क दरबार के कुछ विद्यमानों की। ठीक है, तो इसमें देखिए पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से और डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कनिष्क राजकवि अश्वघोष था। देखिए कनिष्क राजकवि कौन था, तो अश्वघोष था। इसने ही देखिए बुद्ध चरित्र की रचना की थी। देखिए बुद्ध चरित्र की रचना, बुद्ध चरित्र जो है यह बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। अगर आपने बौद्ध वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देखें, वो उसमें आप बिल्कुल डिटेल से मैंने समझा दिया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद बात करें नागार्जुन की, तो नागार्जुन बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है। वसुमित्र की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र देखिए नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चरक एक आयुर्वेदिक आचार्य थे। इनके देखिए चरक संहिता बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो चिकित्सा ग्रंथ से संबंधित है, आयुर्वेदिक से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई थी और इस वंश का यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेशम मार्ग की। ये क्या है, तो जिस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था उसे रेशम मार्ग कहते थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, यूनान तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग देखिए हिंद महासागर से गुजरता था तथा उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंद कुश पर्वत को पार करता हुआ गुजरता था। ठीक है, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग से होने वाले व्यापार पर कनिष्क जो कुषाण वंश का था वह कर वसूलता था। और ध्यान दीजिएगा कि उसकी अर्थव्यवस्था का यह बहुत बड़ा स्रोत था, यानी कि कर जो टैक्स मिलता था रेशम मार्ग से उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बल प्रदान करता था। और मुख्य बात देखें डियर फ्रेंड्स, तो रेशम की जो बनने की तकनीक है वह सबसे पहले कहाँ इजाद हुई थी या कहाँ खोजी गई थी, तो वह चीन में खोजी गई थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्यार दोस्तों, नमस्कार।